हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर एक नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तो फ्रेंड्स, हम यूपी पीसीएस में सेलेक्टेड सभी टॉपर्स का इंटरव्यू कर रहे हैं। उसी कड़ी में हमारे साथ आज उमेश यादव सर हैं, जिनका इस बार डिप्टी एसपी के पद पे चयन हुआ है। तो सर से जानेंगे सर का शुरुआती दौर का जीवन कैसा रहा, इन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा स्कूली कहाँ से ग्रहण की, कॉलेज वगैरह कहाँ से किया, ये सारी चीज़ें जानेंगे। साथ ही साथ जानेंगे सर के बारे में। सर ने पहले भी कई परीक्षाएँ पास की हुई हैं, जैसे SSB के हो गया और PO वगैरह के एग्ज़ाम में सर ने पास करके फिर उसके बाद सर ने जो है ये परीक्षा दी है। ये सारी चीज़ें जानेंगे। प्लस हम जानेंगे कि इस बार हमारा ये इंटरव्यू मेंस पे मेनली फोकस रहेगा कि मेंस की तैयारी वगैरह कैसे किया जाए, आंसर राइटिंग वगैरह कैसे किया जाए। ये सारी चीज़ें हम जानेंगे सर से डिटेल में। तो हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहे। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सर, सबसे पहले तो हमारी तरफ से और हमारे सारे व्यूअर जो देख रहे हैं अभी, उनकी तरफ से आपको ढेरों शुभकामनाएं। धन्यवाद सर आपको। जी, तो सर सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा, ये क्या स्टोरी आपकी। जैसे मैंने ही इंट्रोडक्शन में बताया कि आपने SSB का जॉब किया, फिर उसके बाद आपने उसको छोड़ा, फिर आपने बैंक PO का जॉब पकड़ा, क्लियर किया एग्ज़ाम, फिर उसमें आपने उस जॉब को भी छोड़ दिया। तो इसके बाद आपको मतलब कैसा, मतलब ये क्या प्रोसेस था सर, कहाँ से आपको मोटिवेशन मिल रहा था बार बार ये जो रिस्क लेने का? मैं आजमगढ़ का रहने वाला हूँ। मेरी परवरिश गांव में हुई। मेरे पिताजी किसान थे, तो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट यूपी बोर्ड से मैंने किया और ग्रेजुएशन भी BA किया और गांव में रह के ही किया। तो जैसा कि मैंने बताया कि मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति सही नहीं थी, तो मेरे लिए प्राथमिकता बना कि मैं जॉब करूं पहले। तो BA करने के बाद मैं सशस्त्र सीमा बल में टेक्निकल ट्रेड में 3.5 साल जॉब किया। उसके बाद यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया में PO के रूप में गया। 2 साल में प्रमोट होकर मैनेजर बन गया। 8 साल वहां जॉब किया। इस प्रकार सशस्त्र सीमा बल और बैंक मैनेजर के रूप में दोनों मिला के 11.5 साल की जॉब किया। तो उस समय मेरी उम्र 32.5 साल की हो गई थी। तो उस समय तक मैंने घर की इकोनॉमिक कंडीशन ठीक कर लिया, कुछ पैसे सेविंग कर लिए कि जिससे तैयारी के दौरान मेरा घर का खर्च चल जाए। तो उसके बाद 32 साल की उम्र में मैंने रिजाइन देकर सिविल सेवा की तरफ अपना कदम बढ़ाया। तो सर सबसे पहले तो मेरा क्वेश्चन यही रहेगा, जो आप बता रहे हैं 32.5 साल की एज, इस उम्र में ज़्यादातर लोग जो सोसाइटी में रहते हैं, नॉर्मल आम इंसान, जो भी आम लड़का रहता है, वो सोचता है कि मैं सेटल हो जाऊँ। जिस एज में इंसान सोचता है कि नहीं मैं प्रॉपर्ली सेटल हो जाऊँ, उस एज में आपने एक रिस्क लिया, बहुत बड़ा रिस्क है सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम को देना, क्योंकि अभी आपके बीवी बच्चे वाले भी हैं, प्लस आपकी पूरी फैमिली आप बता रहे हैं कि आपके ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये कैसा, मतलब क्या एक डिसीजन, कहाँ से आपको मोटिवेशन मिला? प्लस मैं ये जानना चाहूँगा कि जिस उम्र में लोग सोचते हैं कि नहीं अब बस हो गया, कि अब छोड़ देनी चाहिए सारी चीज़ें, अब मुझे सेटल हो गया हूँ मैं, अब अच्छा खासा आपका PO में जब भी आप मैनेजर रहे होंगे तो अच्छी खासी इनकम रही होगी, उसमें आप सेटल डाउन हो सकते थे। तो ये कहाँ से आपको लगा कि नहीं मुझे अब इसमें जाना है, सिविल सेवा में, और एक इतना बड़ा रिस्क आपने कैसे लिया? सर, सिविल सेवा में जाने का तो मेरा सपना बचपन से ही था, लेकिन प्रायोरिटी थी कि परिवार को फाइनेंशियली सिक्योर करूं। तो जैसा कि बताया, 11.5 साल की जॉब करने के बाद मैंने रिजाइन देकर सिविल सेवा की तरफ अपना कदम बढ़ाया। उस समय मेरे परिवार में मेरे माता पिता, भैया भाभी, उनके बच्चे, मेरी वाइफ, मेरे 2 बच्चे हैं और सबकी परिवार की पूरी आर्थिक जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी। कमाने वाला मैं अकेला था। ऐसी स्थितियों में जब मैंने बैंक मैनेजर की अच्छी नौकरी छोड़ी तो 10 में से 9 लोग मेरी आलोचना ही करते हैं और ये बोलते हैं कि इनको पछताना पड़ेगा, क्योंकि नहीं हुआ तो क्या होगा। तो जो ऐसी बात बोलते हैं, मैं उनसे 2 चीज़ें केवल बोलता हूँ। पहला, मैं रात दिन मेहनत करूँगा। दूसरा, प्रकृति के नियम कभी फेल नहीं हो सकते। जो आत्मविश्वास, धैर्य रख के लगातार कड़ी मेहनत करेगा, वह एक दिन सफल होगा ही होगा। इसका एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ कि जब फौज में मेरा सिलेक्शन हुआ तो 12 बार लगातार फेल होने के बाद 13वीं बार में हुआ था। बैंक PO में भी 5 बार लगातार, 7 बार, सॉरी, बैंक PO में 7 बार फेल हुआ। लेकिन एक चीज़ मैंने देखा कि आप जब लगातार कड़ी मेहनत करते हैं तो असफलताओं की जब एक बड़ी सीढ़ी बनती जाती है, तो सफलताओं का भी छोटा तो पायदान बनता ही है। इस कड़ी में ये बताना चाहूँगा कि मेरी 7वीं नौकरी है। फ़ौज में किया, बैंक PO का 5 बैंक PO का ज्वाइनिंग लेटर मेरे पास रखा हुआ है। उसके बाद यहाँ भी आया, यहाँ भी काफ़ी असफलताओं का सामना करना पड़ा, लेकिन मैंने ठान लिया था कि मुझे सिविल सेवा में जाना ही है। इसलिए मैंने 32.5 साल की उम्र में नौकरी छोड़कर रिस्क लिया और रात दिन मेहनत किया और परिणाम सामने है सबके।
तो सर आप जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि आपने कई असफलताओं का दौर देखा, उसके बाद आपको सफलता मिली, तो उन लोगों के लिए खास करके एक कोटेशन आप पे काफ़ी सूट करता है कि तुम मेरा फूलो भरा बिस्तर, कांटो भरा बिस्तर आपने मेरा नहीं देखा, आपने जो है फूलो भरा मेरा जो ये देखा। एक कैसा कोटेशन है, मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं आ रहा है, उस पर वो कोटेशन आप पे काफ़ी सटीक बैठता है। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि सर जैसे ये असफलताएँ जब आपको मिले थे, जो आप बता रहे हैं कि मुझे असफलताएँ भी काफ़ी मिली हैं, असफलताओं का जब दौर था, जब आप छोड़ के आए बैंक पीओ और 4-5 बार आप फेल हुए, तो काफ़ी चीज़ें हुआ होगा, सेल्फ डाउट हुआ होगा अपने आप पे, खुद पे मतलब कि, और फैमिली वालों ने और प्रेशराइज किया होगा कि अरे अच्छी खासी आपने जॉब छोड़ दी और आप लगातार असफल हो रहे हैं। तो उस दौर में अपने आप को आपने कैसे मैनेज किया, अपने परिवार वालों को कैसे मैनेज किया और स्वयं की तैयारी को कैसे मैनेज किया? हाँ, ये चैलेंज तो था सर। तो घर में मेरे माता पिता ओल्ड हो चुके थे और मेरे भैया खेती का काम देखते थे, सारा घर वो संभालते थे और मैं यहाँ रह के तैयारी करता था, कुछ दिन दिल्ली, फिर उसके बाद प्रयागराज। तो जब डिमोटिवेशन होता था, उसके लिए मैंने एक नया तरीका अपना निकाला था। मैं सेल्फ एनालिसिस के बारे में लिखता था, तो एस्से लिखता था 4-6 पेज का अपने बारे में। तो उसमें कुछ इस तरह से हेडिंग होती थी, आपको बताता हूँ कि जैसे हेडिंग पहली होती थी कि इस समय मेरी तैयारी का लेवल कहाँ है, कुछ पॉइंट उसमें लिखता था। इसमें पॉजिटिव पक्ष क्या है, कुछ पॉइंट उसमें, कुछ नेगेटिव पक्ष क्या हैं। और उसके बाद हेडिंग ये होती थी मेरे पर्सनल निबंध में, अगर यही मेरा लेवल रहा तैयारी का, तो 10 साल बाद मेरा लाइफ कहाँ होगा। और 10 साल बाद अपने लाइफ को अपने हिसाब से पहुंचाना है, अपने सपने को पूरा करना है, तो मुझे कितना मेहनत करना होगा। उसके बाद चैलेंजेस की हेडिंग होती थी, फिर वे फॉरवर्ड आगे कैसे करना है। तो एक लंबा चौड़ा निबंध अपने बारे में लिखता था। ऐसा साल में 4-6 निबंध होता था, उससे मोटिवेशन मिलता था और फिर से अपना तैयारी चालू कर देता था। तो सर मैं जानना चाहूँगा, खास करके जब ये 4-5 साल के बाद, 4-5 लगातार असफलताओं के बाद जब ये सफलता आपको मिली, तो उस दिन आपका क्या रिएक्शन था? फर्स्ट ऑफ मैं आपका रिएक्शन जानना चाहूँगा कि आपका क्या रिएक्शन था? सर उस दिन तो हमारी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि हमारे पिताजी नहीं हैं। जिस दिन फाइनल रिजल्ट आया उससे 3 महीने पहले उनका निधन हो गया। तो हमें बहुत दुख हुआ, अगर वो होते तो हमें और भी खुशी होती। और बाकी तो घर वाले सभी खुश थे, बस यही एक चीज़ की कमी मुझे लगती है कि अगर वो होते तो और भी अच्छा होता हमारे लिए। और सर मैं जानना चाहूँगा, अगर आपके कोई बच्चे हैं तो बच्चों का क्या रिएक्शन था? खास करके अगर कोई आपका बच्चा हो, बेटे बेटियाँ जो भी हैं आपके, तो उनका क्या रिएक्शन था? बच्चे तो अभी छोटे हैं, एक 5 साल का है और एक 7 साल का, 2 बेटे हैं। और माता जी हैं, भैया भाभी हैं, मेरे भतीजे हैं, सभी लोग बहुत खुश थे। और सब लोगों को मेरे ऊपर भरोसा था कि मैं नौकरी छोड़ के, इतनी कई सारी नौकरियाँ छोड़ के तैयारी में लगा हूँ, तो एक दिन मैं अचीव कर ही लूँगा अपना ड्रीम। और सब लोग उससे बहुत खुश हुए। अब सर मैं आना चाहूँगा खास करके इस बार का मेंस 2-3 महीने बाद है, मेंस 2023 वाला। तो मेंस की तैयारी के लिए आपने कहाँ से, कैसे गाइडेंस वगैरह कहीं से ली या फिर सेल्फ स्टडी से ही तैयारी करी? एक्चुअली मैंने शुरुआत में दृष्टि से कोचिंग किया था हिंदी माध्यम में, लेकिन जब पहला लॉकडाउन लगा 2020 में, तो उस समय मैंने अपने मीडियम चेंज करके इंग्लिश कर लिया और इंग्लिश में तैयारी करता हूँ। उसके बाद कहीं कोचिंग नहीं किया और सारी जो स्टैंडर्ड बुक है वहाँ से नोट्स बनाता हूँ, द हिंदू न्यूज़पेपर से नोट्स बनाता हूँ। और जैसे गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट हो गए, बजट हो गया, इकोनॉमिक सर्वे, वहाँ सबसे नोट्स बना के फिर आंसर राइटिंग करता हूँ। मतलब सर आपने एक बार फिर रिस्क लिया कि मतलब हिंदी मीडियम से आप इंग्लिश मीडियम में आ गए, एक और रिस्क। मैं चाहूँगा सर स्पेशली कि जब आपने स्विच किया मीडियम, तो कितना जो है चैलेंजिंग रहा आपके लिए? हाँ, ये बात है। हालांकि मैंने गांव से ही रह के सारी पढ़ाई किया बीए तक की, लेकिन बीए में मेरा एक सब्जेक्ट इंग्लिश था। और जब फौज में मैं गया, वहाँ टेक्निकल ट्रेड में गया, तो सारा काम इंग्लिश में ही होता था। बैंक मैनेजर बना, लोन की मोटी मोटी फाइलें होती, सब इंग्लिश में मैं खुद बनाता था, किसी से नहीं बनवाता था। इसलिए इंग्लिश से मेरा जुड़ाव बना रहा। और जब अडॉप्ट किया इंग्लिश, तो ज़्यादा परेशानी नहीं हुई, कुछ महीनों तक हुई, लेकिन फिर धीरे धीरे दूर हो गई। मेरा जो टच बना रहा ना इंग्लिश से, वो काफ़ी काम कर गया यहाँ पे आके। और सर मैं ऐसे स्टूडेंट को जानना चाहूँगा, ऐसे स्टूडेंट को क्या सजेस्ट करेंगे जो इस मतलब डिलेमा में रहते हैं कि इंग्लिश ले कि हिंदी ले, जिनका हिंदी भी सही होता है थोड़ा बहुत और थोड़ा बहुत इंग्लिश भी सही होता है, ना तो पूरी तरह से हिंदी अच्छा होता है, ना पूरी तरह से इंग्लिश अच्छा होता है। तो उन ऐसे बच्चों को आप क्या सजेस्ट करेंगे, उनको कौन सा मीडियम चूज़ करना चाहिए, हिंदी करना चाहिए, इंग्लिश करना चाहिए? मुझे लगता है कि आप अपने विचार को जिस भी भाषा में अच्छे से व्यक्त कर सकते हैं,
उसको अडाप्ट करना चाहिए, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश। और वो तो अभी तो जैसे यूपीएससी हो गया या यूपी पीसीएस हो गया, केवल रट्टा मार के लिख देने वाला मामला तो रह नहीं गया। अपने विचारों को अपने गहराई से वहाँ लाना पड़ता है, इसलिए जिस भाषा में सहज हों उसको अपनाएं। और हिंदी में भी सिलेक्शन बहुत सारे हो रहे हैं, अभी यूपीएससी का रिजल्ट आया, वहाँ भी बहुत हुए हैं, पीसीएस में तो होते ही हैं। तो माध्यम कोई बाधा नहीं है, बस तैयारी अच्छे से होना चाहिए। जी। अब सर मैं मेंस पे आना चाहूँगा। मेंस की खास करके रिसोर्सेज की बात करेंगे, किन किन स्रोतों से आपने पढ़ाई की, खास करके अगर बेसिक टू एडवांस कुछ किताबें जो आपने रेफ़र की हो, कुछ यूट्यूब चैनल वगैरह जो भी आपने रेफ़र किया हो, मैगजीन वगैरह जो भी आपने रेफ़र किया हो। अगर मैं बात करूँ GS1 के पोर्शन की, हिस्ट्री और जोग्राफ़ी, आर्ट्स एंड कल्चर एंड सोसाइटी के लिए आपने क्या क्या चीज़ें पढ़ी, कहाँ कहाँ से पढ़ी? और हिस्ट्री के लिए तो स्पेक्ट्रम है, और स्पेक्ट्रम इतना लंबी चौड़ी है, उसका 60 नोट्स तो नहीं बना सकते हैं, बस 2-4 बार जो पढ़ लिया उसी से होता है। बाकी भूगोल जो 11-12 की एनसीईआरटी है, 4 एनसीईआरटी है, उसका नोट्स बनाया हूँ। सोसाइटी के लिए मैंने विजन आईएएस के नोट्स सोसाइटी के रिफ़र किए, वहाँ से अपना 60 नोट्स बनाया हूँ। और एक सब्जेक्ट और कौन सा रह गया, आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर के लिए दृष्टि का नोट्स है, और मैं सबके 60 नोट्स बनाया हूँ एक्सेप्ट स्पेक्ट्रम, क्योंकि वो बहुत लंबी है, उसका बनाना थोड़ा मुश्किल है। उसके बाद बाकी सबके नोट्स मैंने बनाए हुए 60 नोट्स, वही बार बार पढ़ता हूँ मेंस के लिए, और उसी से काम हो जाता है। और सर इसी तरह बात करें GS2 की, तो GS2 के जो पोर्शन है, जो सब्जेक्ट है, उसकी तैयारी आपने कैसे की? GS2 पॉलिटी के लिए, जो पॉलिटी के जितने टॉपिक्स हैं उन टॉपिक से कुछ डेटा इकट्ठा किया है टॉपिक वाइज, जिसको इंट्रोडक्शन में और कंक्लूजन में यूज़ कर सकें। और पॉलिटी के 60 नोट्स भी बनाए हैं। IR के लिए तो विजन का मैगजीन जो मंथली है उससे बनाता हूँ, और कुछ मैं द हिंदू से भी नोट्स करते रहता हूँ। कुछ चीज़ें हैं, कुछ डेटा है, कुछ जो एग्जांपल है वो द हिंदू से नोट करते रहता हूँ, उनको अपना उसमें वैल्यू एडिशन के लिए ऐड करते रहता हूँ। जैसे एक एग्जांपल है, अभी दिसंबर में एम्स में साइबर अटैक हुआ था एम्स के सर्वर पे, तो वो न्यूज़ आई, तो वो न्यूज़ हमने नोट कर लिया अपना एग्जांपल वाला कॉपी में। और उसके बाद जब साइबर सिक्योरिटी से संबंधित प्रश्न मेंस में आता है तो वहाँ लिख सकते हैं कि भारत में साइबर थ्रेट की वल्नरेबिलिटी ज़्यादा है, उदाहरण के लिए दिसंबर में जो एम्स अटैक हुआ उसको डाल सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें मैं न्यूज़पेपर से जो एग्जांपल के रूप में नोट करता हूँ उनको आंसर में यूज़ करता हूँ वैल्यू एडिशन के लिए। इसके बाद इकोनॉमिक सर्वे है, बजट है, ये सब भी चीज़ों पे भी नोट्स बनाता हूँ। और सर GS3 के पोर्शन की बात करें तो किस तरीके से आपने तैयारी की? GS3 के लिए बेसिकली जो सिक्योरिटी है वो भी विजन से ही मैंने तैयार किया है। इन्वायरमेंट वाला पोर्शन विजन से, और इकोनॉमी वाला पोर्शन भी विजन से ही हो जाता है। उसके लिए तो जैसे चैप्टर वाइज आपके पास डेटा है, स्कीम है, तो बाकी पक्ष विपक्ष में तो थोड़ा लिख सकते हैं, ऐसे हो जाता है। विजन से बेसिकली विजन के मटेरियल से ही नोट्स बनाया। और सर बात करें GS4 एथिक्स के पोर्शन की, उसकी तैयारी आपने कहाँ से कैसे की? एथिक्स के लिए तो जो लेक्सिकॉन है वहाँ से मैंने नोट्स बनाया, 60 नोट्स बनाए। उसके बाद जो यूपीएससी के टॉपर्स रहे हैं, 2 का नाम बताता हूँ, विशाखा यादव जी हैं, उनका एथिक्स की काफ़ी से कुछ एग्जांपल नोट किया। अभी पिछले साल जो श्रुति शर्मा फर्स्ट रैंक करती यूपीएससी की, उनकी काफ़ी से भी एग्जांपल मैंने नोट किया है एथिक्स के लिए। तो जो टॉपर्स की काफ़ी से कुछ एग्जाम्पल इकट्ठा किया, कुछ न्यूज़पेपर से इकट्ठा किया, कुछ लेक्सिकॉन से, तो सब मिला के अपना एक 60 नोट्स बनाया, उसी को बार बार पढ़ते रहता हूँ जी। और कुछ कोटेशन भी याद किए हैं जी। सर कोटेशन की आपने बात की, तो कोटेशन में जैसे ऐसे का जो पेपर होता है उसमें कोटेशन वगैरह का यूज होता है, तो ऐसे राइटिंग वगैरह सर कब से करनी चाहिए? और जो कोटेशन की आप बात करें, कोटेशन पोइट्री वगैरह हो गई और डेटा वगैरह हो गया, कुछ फैक्ट वगैरह हो गया जो डाला जाता है ऐसे में, तो उसका कलेक्शन वगैरह आपने कैसे कहाँ से किया? इसके कलेक्शन के लिए तो जो गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट हैं, एक बजट हो गया, एक इकोनॉमिक सर्वे हो गया, उसके बाद विजन आईएएस की मैगजीन हो गई, उसके बाद द हिंदू में रेगुलर पढ़ता हूँ, वहाँ से डाटा फैक्ट ये सब इकट्ठा और एग्जांपल ये सब इकट्ठे करते रहता हूँ, तो ये सब यूज़ करता हूँ अपने आंसर्स में जी। और सर मैं फाइनली बात करूँ अगर इंटरव्यू की, जो इंटरव्यू आपने दिया, तो इंटरव्यू में जो मॉक इंटरव्यू होता है, मॉक इंटरव्यू से किस हद तक जो रियल इंटरव्यू होता है वो अलग होता है, डिफरेंट होता है? और आपका जो लैंग्वेज था इंग्लिश मीडियम था जीएस का, तो इंटरव्यू में आपसे प्रश्न इंग्लिश में पूछे गए आयोग में या फिर हिंदी में? हिंदी में पूछे गए जी, हिंदी में। और सर माहौल क्या था? मॉक से ज़्यादा पेनफुल था या फिर फ्रेंडली? देखिए, मैंने दिल्ली में जाके 5 मॉक दिया था और मुझे लगता है मॉक इंटरव्यू ने मुझे बहुत हेल्प किया, क्योंकि अगर 3 नंबर कम हो गए होते हैं तो मुझे डिप्टी एसपी का पोस्ट नहीं मिलता। अच्छा।
तो मॉक इंटरव्यू दिल्ली में दिया था, तो इसलिए माहौल बहुत इजी था। अगर पहले ना देता, पहली बार यहाँ आयोग में जाता तो थोड़ा हो सकता है उतना इजी फील ना करता। और जो आयोग ने जो शुरुआत में ही जो दो प्रश्न पूछे, दोनों का उत्तर शुरुआत में ही नहीं दिया, लेकिन थोड़ा मॉक का अनुभव था इसलिए असहज नहीं होने दिया, घबराया नहीं, बिल्कुल शांत होकर बैठा रहा। उसके बाद 2 प्रश्न के बाद से बताना शुरू किया तो फिर बताता ही गया। तो कोई दिक्कत नहीं था, इंटरव्यू में सहज होते हैं सब लोग, कोई दिक्कत नहीं है। और सर मैं बात करूँ इस पूरे तैयारी के प्रोसेस के दौरान की फैक्टर माना जाता है आंसर राइटिंग। तो आंसर राइटिंग वगैरह सर कब से करनी चाहिए, मतलब पीटी के पहले से करनी चाहिए या आफ्टर पीटी, जब एक कॉन्फिडेंस आ जाए कि नहीं मेरा पीटी क्लियर हो रहा है तब करनी चाहिए? और आंसर राइटिंग में खास करके मैं जानना चाहूँगा जो डेटा रिप्रेजेंटेशन का पार्ट होता है, जैसे फ्लो चार्ट, डायग्राम वगैरह, कैसे कब कब यूज करना चाहिए? अगर कुछ एग्जाम्पल एक आध हमें बता पाएँ आप। देखिए, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो सालों साल आंसर राइटिंग करते रहते हैं। अब जो पीटी के बाद 3 महीने कर रहा है, जो 12 महीने कर रहा है, दोनों में तो डिफरेंस आएगा निश्चित ही। इसलिए आंसर राइटिंग मुझे लगता है पहले से ही करना चाहिए। मैं भी कर रहा हूँ, सितंबर में मेंस देने के बाद अक्टूबर में ही मैं जुड़ गया था एक कोचिंग से और लगातार आंसर राइटिंग कर रहा हूँ, फरवरी तक किया, उसके बाद ब्रेक कर दिया, फिर से शुरू कर रहा हूँ। तो आंसर राइटिंग तो बहुत करना चाहिए, क्योंकि बहुत कंपटीशन टफ है। आप 2 महीना करके हो जाएंगे ऐसा तो लगता नहीं जी। तो आंसर राइटिंग करना चाहिए। उसमें डेटा, एग्जाम्पल, जो करंट के न्यूज़पेपर हैं उनसे कुछ डालिए, स्कीम, जो गवर्नमेंट की योजनाएं हैं, ये सब डाल के वैल्यूएशन करना चाहिए, तो हमारा आंसर अच्छा होगा। जी। अब सर मैं फाइनली ये जानना चाहूँगा कि आपको क्या चीज़ मोटिवेट करती थी बार बार रिस्क लेने को? बार बार रिस्क लेने को, क्योंकि मैंने अपने दिमाग में बैठा लिया था एक चीज़। रामधारी सिंह दिनकर की 2 लाइनें, ब्रह्म से कुछ लिखा भाग्य में मनुष्य नहीं लाया है, अपना सुख उसने अपने भुजबल से ही पाया है। जीवन उनका नहीं युधिष्ठिर जो उससे डरते हैं, यह उनका है जो चरण रोप निर्भय होकर लड़ते हैं। तो मैं पहले से मतलब डिसाइड कर लेता था कि मुझे इस चोटी पे पहुंचना है, और जब तक नहीं पहुंच पाता था तब तक अपने रास्तों को निरंतर परिष्कृत करते रहता था और स्मार्ट बनाते रहता था और परिश्रम को घिस घिस कर शार्प करते रहता था, जिसको कहते हैं, और मुझे वहाँ पहुंचना ही होता था, इसमें कोई डाउट नहीं होता था। जी। तो सर थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके भविष्य के लिए शुभकामनाएं हमारे चैनल की तरफ से और हमारी तरफ से। धन्यवाद बहुत बहुत। थैंक यू।